जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। हम छठा पाठ पढ़ रहे हैं जिसमें आज हम बात कर रहे हैं ग्रामीण अधिवास पर, जिसमें हम ग्रामीण अधिवास के प्रकार और ग्रामीण अधिवास के पैटर्न पर बात करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, हमने पढ़ा भी है पहले भी अधिवास यानी बस्तियों की चाहे उत्पत्ति की बात आई, उनके विकास की बात आई, इनके टाइप्स की बात आए यानी प्रकार की बात आए, इनके प्रतिरूप की बात आए, इन सब के निर्धारण के लिए बहुत से कारक उत्तरदायी होते हैं। जैसे प्राकृतिक कारक, यानी जहाँ पर अधिवास बन रहा है, बस्ती विकसित हो रही है, वहाँ की जलवायु कैसी है, जलापूर्ति वहाँ की कैसी है, वहाँ की ज़मीन कैसी है, समतल है, ऊंची नीची है, उबड़ खाबड़ है, कैसी है, तो यानी प्राकृतिक कारक। इसी प्रकार आर्थिक कारक, यानी जीविका उपार्जन के लिए क्या वहाँ पर लोगों को कच्चा माल उपलब्ध है, क्या उनके लिए परिवहन की सुविधा है, क्या उनके लिए संचार की सुविधा है, तो ये चीज़ें आर्थिक कारक में आ गई। तीसरी हम बात करें सामाजिक या सांस्कृतिक कारक, वहाँ के रीति रिवाज, धर्म आदि से संबंधित बातें। और चौथा आता है राजनीतिक कारक, यानी जहाँ पर लोग रहना चाह रहे हैं वहाँ पर क्या लड़ाई झगड़ा होता है, क्या वहाँ लूट खसोट है, वहाँ पर सरकार की पॉलिसी कैसी है, सरकार की योजनाएं कैसी है। क्योंकि अगर लूट खसोट होगी तो लोग समूह में रहना चाहेंगे, जहाँ शांति होगी, जहाँ ऐसी समस्या नहीं होगी, वहाँ लोग एकांकी यानी अकेले रहना पसंद करेंगे। तो यानी प्राकृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक ही किसी अधिवास की उत्पत्ति, विकास, प्रकार और पैटर्न के लिए उत्तरदायी होती है। तो अब हम आज के अपने इस टॉपिक में भी ग्रामीण अधिवास के प्रकार और पैटर्न को पढ़ें। मैं चाहता हूं उससे पहले हम इन दोनों शब्दों का अर्थ समझ लें, क्योंकि कई बार मेरे साथी, कई बार जो विद्यार्थी है वो इन दोनों को एक ही समझने की भूल कर बैठते हैं। तो पहले हम इसको अच्छे से ये समझते हैं भी इन दोनों में किन चीज़ों की बात की जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ग्रामीण अधिवासों के प्रकार यानी टाइप्स पर बात करते हैं। रूरल सेटलमेंट के टाइप्स, और इधर हमने लिखा है रूरल सेटलमेंट्स के प्रतिरूप यानी पैटर्न की बात। देखिएगा, जो टाइप्स है, प्रकार है, प्रकार का जो निर्धारण किया जाता है वो किया जाता है मकान की संख्या और मकानों के बीच की दूरी, भी मकान कितने हैं और मकानों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। जब मकान की संख्या और उनके डिस्टेंस की बात की जाती है तो वो आधार रहता है टाइप्स का, प्रकार का। अब बात करते हैं पैटर्न की, प्रतिरूप की बात करते हैं। तो जहां पर बस्तियों की बसावट होती है उनके अंतर्गत बात की जाती है उनकी शेप की, यानी आकृति की। आकृति कैसी बन रही है, तो पैटर्न में हमें बस्तियों के जहां बसावट होती है उनकी शेप की, आकृति की बात की जाती है। और यहां पर प्रकार में हम मकान की संख्या और मकानों के बीच की दूरी की बात की जाती है। तो अच्छे से समझिएगा, दोनों को बहुत जरूरी है। दोनों का मतलब कहीं परीक्षा में प्रश्न पैटर्न का आए, हम प्रकार को लेकर बैठ जाएं, और प्रकार का आए और पैटर्न को लेकर बैठ जाएं। तो सबसे पहले किसी भी टॉपिक को हम स्टार्ट करें उससे पहले उसका मेन समझना बहुत जरूरी है। अब देखिएगा, ग्रामीण अधिवासों के प्रकार में हम बात करें तो मकान की संख्या और दूरी के आधार पर जो ग्रामीण अधिवास है वो 4 प्रकार के हैं। जबकि हमने यहां कहा जो प्रतिरूप है, मैंने यहां लिखा है 12 से 15 प्रकार। हम हमारे सिलेबस की बात करें तो लगभग 15 नाम यानी 15 प्रकार के पैटर्न हैं, वो आपकी पाठ्य पुस्तक में उल्लेखित है, जिनका जिक्र किया है। तो इनको हम इस टॉपिक के बाद करते हैं। तो पहले अब हम शुरू करते हैं ग्रामीण अधिवासों के प्रकार पर। तो 4 प्रकार है मकान की संख्या और दूरी के आधार पर। पहला प्रकार है सघन या गुच्छित यानी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। दूसरा है प्रकीर्ण या एकांकी यानी बिखरे हुए।
ठीक है, जिसको कहते हैं स्कैटर्ड या आइसोलेटेड सेटलमेंट की बात आती है। तीसरा है मिश्रित अधिवास, मिश्रित यानी कंबाइंड है। और चौथा मैंने लिखा है यहां पल्ली या पूर्वा या नंगला या अपखंडित शब्द वहां लिखा है। तो प्रकार के आधार पर ग्रामीण अधिवास के 4 प्रकार हैं। आपको याद कीजिए पिछली जो क्लास थी, जो वीडियो था, उसमें हमने नगरीय अधिवासों के प्रकार पढ़ चुके हैं, वो भी 4 प्रकार। मैं थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूंगा। यहां हम पढ़ रहे हैं आज ग्रामीण अधिवास के प्रकार। नगरीय अधिवास हम 4 पढ़ चुके हैं। एक तो था, हमने पढ़ा नगर, दूसरा हमने पढ़ा महानगर, तीसरा हमने पढ़ा सन्नगर और चौथा हमने पढ़ा विशाल या वृहद नगर। तो 4 प्रकार, तो नगरीय अधिवास के 4 प्रकार है और ग्रामीण अधिवास के भी 4 प्रकार, जिसमें हमने बात की नगर जिनकी जनसंख्या है वो 1 से 10 लाख होती है, महानगर की है वो 10 लाख से 50 लाख होती है और विशाल या वृहद नगर की है वो 50 लाख से अधिक होती है। और सन नगर में हमने कहा 2 नगर आपस में जुड़ जाते हैं, एक बहुत बड़ा नगर और उसके पास का छोटा नगर। या यूं कह दूं भी बहुत बड़े नगर में जब लोग रहते हैं तो बड़े वहां के शोर शराबे पॉल्यूशन से परेशान हो जाते हैं और नगर के बाहर रहना यानी बाहर की तरफ रहना स्टार्ट कर देते हैं, तो वहां पर एक बड़ा कस्बा, एक बड़ा नगर विकसित हो जाता है। तो जब 2 बड़े नगर या एक बड़ा और एक छोटा नगर जब आपस में जुड़ता है तो वो सन नगर की श्रेणी में आ जाता है। तो ये चीजें हम पढ़ चुके हैं भी। नगरीय अधिवास के भी 4 प्रकार है और ग्रामीण अधिवास के भी 4 प्रकार है। अब देखिएगा एक एक करके इनका अर्थ समझ लीजिएगा, प्रश्न गलत नहीं होगा, अर्थ समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं सघन या गुच्छित कॉम्पैक्ट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। इसके अलावा इन अलग अलग भूगोलवेताओं ने अलग अलग नाम दिए हैं। किसी ने इनको पुंजित भी कहा है, किसी ने इसको संहत भी कहा है, किसी ने इसको संकुलित कहा है, किसी ने इसको सकेंद्रित कहा है। तो यानी अन्य कई नामों से ये जाने जाते हैं। अब बात कीजिए सघन या संकुलित। देखिए जैसे ये बस्ती है, ये बस्ती है, इस बस्ती के अंतर्गत जब मकान है वो बहुत ही पास पास है, बहुत ही सिंपल सा मतलब, जब मकान पास पास होते हैं तो उसे हम सघन या गुच्छित अधिवास कहते हैं। अब देखिएगा आपको मकान बनाना है, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न आएगा तो हमें डायग्राम भी बनाना होगा। तो यहां देखिए मैंने 3 चीज, या तो आप गोले से शो कर दें, या आप वर्ग से शो कर दे, या आप पंचभुज से, ये आपकी इच्छा है। आप गोला लगा दो या जो वर्ग या आयत बना दो, या पंचभुज से आप मकान को शो कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। जैसे मैं यहाँ वर्ग से शो कर रहा हूँ भी, एक वर्ग है वो एक मकान है। तो जब मकान बहुत पास पास होते हैं, इनके बीच की दूरी बहुत कम होती है, तो इस प्रकार की बसावट वाली बस्ती को कहा जाता है सघन या सकेंद्रित या गुच्छित कॉम्पैक्ट सेटलमेंट कहा जाता है। दूसरी देखिएगा, दूसरी जो बस्ती है जिसको हमने कहा परकीर्ण या एकांकी, परकीर्ण यानी स्कैटर्ड यानी बिखरी हुई। तो यानी इसके अंतर्गत जो है, जैसे ये किसी का खेत है और ये पूरा खेत है, तो इस खेत में एक साइड में, जैसे मैंने यहां ये बना दिया यहां पर, तो यहां पर अपना मकान बना लिया। इसी प्रकार दूसरा खेत है, दूसरे खेत, इसी प्रकार तीसरा खेत है, किसी और का खेत है, किसी और का खेत है, किसी और का खेत है, और इन अपने अपने खेतों में एक दूरी पर अपने अपने मकान बना लिए। ये लीजिए हमने एक कोने में शो कर दिए, यहाँ पर भी ये मकान बना लिए। तो क्या है, इसमें मकान कहाँ बने हैं? दूर दूर बने हैं। इसमें मकान है वो दूर दूर बने हैं। तो मकान एक दूसरे से दूर और यानी अलग अलग बने हैं, यानी अपनी अपनी कृषि भूमि को छोड़कर बने हैं। या सीधा समझिए बिखरे हुए हैं, सीधी सी बात है भैया, दूर दूर है। जब उस बस्ती में मकान दूर दूर है तब हम उसको कहते हैं परकीर्ण यानी एकांकी। जब पास पास है, या इसको और सिंपल कर दूं, ये लीजिए यहां मकान, यहां मकान, यहां मकान, दूर दूर है। जब मकान दूर दूर है तो परकीर्ण, बिल्कुल पास पास है तो सघन हो गया। अब देखिएगा, अब आपको क्या परीक्षा की दृष्टि से यह भी प्रश्न आ सकता है
भी सघन अधिवास की विशेषता बताओ, प्रकीर्ण की विशेषता बताओ, या दोनों में अंतर बताओ। इस प्रकार से भी आ सकता है। या सघन गुच्छित बस्तियां हैं, वो कोई उदाहरण बताइए जहां पर ये होती है, या प्रकीर्ण बस्ती कहां होती है। एक चीज तो देखिएगा, ये जब हम दूर से देखते हैं तभी ऐसा पता चल जाता है, पास से भी पता चल जाता है, या जो सैटेलाइट से चित्र हम देखते हैं कई बार, उनसे ज्यादा बढ़िया इनकी पिक्चर है वो क्लियर हो जाती है, देखते ही पता चल जाता है भी ये सघन है और ये प्रकीर्ण है, यानी बिखरे हुए हैं। तो देखिएगा, सघन और प्रकीर्ण इन दोनों बस्तियों में हम डिफरेंस करते हैं, अंतर करते हैं। इसमें क्या है, नंबर 1, इसमें जो आवास है वो बिल्कुल पास पास है। इसमें हम लिखेंगे, इसमें जो आवास है वो दूर दूर है। इसमें जो आवास हैं वो कम से कम 40-50 से लेकर 100-200 यानी सैकड़ों की संख्या में घर होते हैं। जबकि इधर अगर हम बात करें तो 1-2, या जैसे ये एक खेत है तो एक खेत में एक ही है, तो 1-2 हो सकते हैं। यानी यहां पर आदमी एकांकी रूप में रहता है, यानी अपनी कृषि भूमि छोड़कर बनाता है, या और सिंपल समझ लीजिएगा भाई, ढाणी में रहता है। ढाणी में रहता है, एक इधर ढाणी है, एक उधर ढाणी है, कि पीछे हो गई, एक इधर हो गई, तो दूर दूर रह रहा है। तो यानी व्यक्ति एकांकी रह रहा है। यहां पास पास है मकान, यहां दूर दूर है। यहां 40-50 से सैकड़ों की संख्या में हो सकते हैं, यहां 1-2 मकान ही हो सकते हैं। अब इसमें पास पास है तो पास पास क्यों रह रहे हैं, इसका मतलब जरूरत है, उनको सुरक्षित रहना चाहते हैं। हो सकता है वहां कोई चोरी लुटेरे इस चीज का डर हो, तो इसका मतलब जब सघन के रूप में जब लोग रहते हैं ना, तो इसका मतलब उनके अंदर सहयोग की भावना बहुत ज्यादा होती है, और इनके अंदर है वो सहयोग की भावना है वो बहुत ही कम होती है। समाज में रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, तो इसका मतलब ये सामाजिक जीवन जीते हैं। और जबकि यहां के लोग क्या करते हैं, ये एकांकी जीवन जीते हैं। तो इसका मतलब ये तो हमारे उस नारे पर आ गई कि सबका साथ सबका विकास, तो वो सघन वाली बात हो गई। एकांकी वाले में वही एक सुना है ना आपने, एकला चलो, तो यहां तो बंदा अकेला मस्त रहना चाहता है, तो मकान दूर दूर रहता है, मुझे शांति पसंद है, मुझे ज्यादा भीड़ पसंद नहीं। तो इस प्रकार की जो बस्तियां हैं वो प्रकीर्ण, और ये हुई सघन। अब बात करते हैं ये कहां होगी। देखिएगा, जो सघन बस्ती है ये ज्यादातर हमें कहां मिलेगी, उपजाऊ भूमि पर। जो उपजाऊ जमीन है, समतल भूमि है, उपजाऊ है, वहां पर इस प्रकार की बस्तियां हैं वो ज्यादा मिलेगी। यानी नदियों का क्षेत्र आ गया, तो अब आप भारत की कोई भी नदियों का नाम लिख देना, गंगा सतलुज, ठीक है, गंगा सतलज के मैदान आगे, मालवा के पठार लिख दीजिए, विंध्यन के पठार लिख दीजिए, नर्मदा नदी लिख दीजिए। तो यानी जहां उपजाऊ मैदान है, उपजाऊ भूमि है, वहीं पर सघन बस्तियां ज्यादा विकसित होती है। और राजस्थान की अगर हम बात करेंगे तो वही बात मैदानी भागों में, तो राजस्थान के मैदानी भागों में लोग ज्यादा बसते हैं, वहां पर सघन बसावट है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रकीर्ण या एकांकी की बात करें। बहुत ही प्यारा सा इसका एग्जाम्पल है भी। इस प्रकार की जो बस्तियां हैं वो शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान हैं वहां पर, तो मोस्टली शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहां मिलेंगे अपने को, 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य मिलेंगे हमें। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में हमें प्रकीर्ण यानी एकांकी बस्तियां हैं वो विकसित होती है। जैसे कनाडा में, तो कनाडा में उसको शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं, प्रेरी प्रदेश कहते हैं। एशिया में की बात करें तो स्टेपी प्रदेश हो गया। अर्जेंटीना की बात करें तो पंपाज हो गया। हम एक आगे जो चैप्टर आएगा उसमें इनके बारे में भी विस्तृत पढ़ेंगे। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं उनको डाउन्स बोलते हैं। दक्षिणी अफ्रीका की बात करें तो वहां पर उनको वेल्ड कहा जाता है। तो सिंपल याद रखिए भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में प्रकीर्ण बस्तियां ज्यादा विकसित होती है। अब बात आगे, ये तो हमने विश्व की बात कर ली। अगर हमारे भारत की बात करें तो भारत में जो नदी घाटी के आपने सुने हैं ना, खादर क्षेत्र, 11वीं क्लास में आपने खादर हुआ, भाबर हुआ, जो तराई क्षेत्र है नदियों के, वहां पर प्रकीर्ण बस्ती है वो ज्यादा विकसित होती है। अब क्योंकि हम राजस्थान के हैं तो हमें हमारे राजस्थान की भी जानकारी हो भी, राजस्थान में ये बस्तियां कहां हैं, क्योंकि हमें समझना भी है और परीक्षा की दृष्टि से इन्हें याद भी रखना है।
तो राजस्थान की बात करें तो बेटा सिंपल सा है, आप दक्षिणी राजस्थान याद रखो, दक्षिणी राजस्थान। तो दक्षिणी राजस्थान में कौन आ गया अपना, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ठीक है। ये जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर प्रकीर्ण बस्तियां हैं। या दूसरा आप बात कर लें पश्चिमी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान यानी जो हमारा बाड़मेर जैसलमेर वाला जो इलाका है जहां मरुस्थल है, रेगिस्तानी जो क्षेत्र है। तो दक्षिणी राजस्थान और मरुस्थली क्षेत्रों के अंतर्गत है वो प्रकीर्ण यानी एकांकी बस्तियां विकसित हैं। और जहां उपजाऊ मैदानी क्षेत्र है वहां पर सघन बस्तियां हैं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सिंपल समझिएगा, जहां पास पास मकान है बहुत ज्यादा है वो सघन है, जहां मकान दूर दूर बने हैं वो प्रकीर्ण है। अब बात आता है तीसरा, नाम से ही क्लियर हो रहा है, हमने लिखा है मिश्रित, मिश्रित कंबाइंड कर दिया। कंबाइंड का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ वो सघन और प्रकीर्ण दोनों रूपों का मिक्सचर है, इसलिए इनको अर्ध सघन भी कहा जाता है। भी पूरा सघन नहीं है, अर्ध सघन कहा जाता है। इसको आप समझिएगा, इसमें क्या है भी एक गांव बसा हुआ है, आप ये समझ लीजिए भी एक सघन बस्ती बस गई, ठीक है भी, जैसे हमने ये कह दिया ये सघन बस्ती बस गई, एक पूरा अच्छा गांव बस गया। अब इस गांव से थोड़ी थोड़ी दूरी पर, इस गांव से थोड़ी थोड़ी दूरी पर लोग बाहर भी रहने लग गए। सिंपल समझिएगा, अपना तो देसी तरीका है भी, गांव के बाहर ढाणियों में रहने लग गए। तो अब दूर से देखेंगे, सैटेलाइट से देखेंगे तो हमें यहां तो बहुत भीड़ सी दिखेगी और थोड़ी थोड़ी दूरी पर अलग अलग, हमें एक ढाणी या दो भाइयों की है तो दो ढाणी हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर रहने लग गए, ये ढाणियां भी उसी गांव का ही हिस्सा है, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको मिश्रित, क्योंकि कुछ हिस्सा इसका सघन है, बाकी है वो ढाणियां बनी हुई है जो दूर दूर है, तो इसका मतलब ये प्रकीर्ण रूप भी हो गया। तो यानी कुल मिला के सघन और प्रकीर्ण का मिला जुला रूप है, दोनों का जब मिला जुला रूप है उसी को हमने कहा ये मिश्रित अधिवास है, ठीक है। अब बात ये आती है भी ये कहां पर है और इसका कारण क्या है। देखिएगा, ज्यादातर इसमें जो रिसर्च हुई है उसमें ये पता चला, या सही भी है, हम देखिए हमारे परिवारों में क्या होता है, परिवार बढ़ता जाता है, आज संयुक्त परिवार बहुत कम रह गए, भाइयों भाइयों में बंटवारा होता है। तो एक भाई क्या होता है भी, एक भाई गांव में रह गया, दूसरा कहां चला गया, खेत में ढाणी बना ली। तो इसका मतलब यह है जो मिश्रित अधिवास जो विकसित होते हैं, इस बात को आप अच्छे से क्लियर कीजिएगा, ये पारिवारिक कारणों से है, कोई भौतिक कारण या प्राकृतिक कारणों से नहीं है। जो मिश्रित अधिवास बनते हैं वो पारिवारिक कारणों से है, भाई भाइयों में बंटवारा होता है, तो एक घर एक भाई के पास रह जाता है, दूसरा गांव के बाहर थोड़ी दूरी पर या अपने खेत में जाकर मकान बना लेता है। तो मिश्रित अधिवास जो विकसित होते हैं उसका कारण है पारिवारिक कारण। तो पारिवारिक कारणों से ये मिश्रित अधिवास है वो विकसित होते हैं। अब बात ये आती है भी ये राजस्थान में है कहां पर। देखिएगा, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो हमारी पाठ्यक्रम में है वो है कोटा जिले का। तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए भी मिश्रित अधिवास का हमारा उदाहरण है वो कोटा जिले की सांगोद तहसील है, कोटा की सांगोद तहसील है और उसका गांव है खुर्द गांव। तो कोटा जिले की सांगोद तहसील के खुर्द गांव का जो डायग्राम है या यूं कहूं जहां की बसावट है वो मिश्रित अधिवास जैसी है, यानी गांव बीच में मुख्य है वो सघन बसा हुआ है और बाहर डायग्राम देखते हैं तो अलग अलग ढाणियां हैं वो बिखरी हुई है भाइयों की। तो कोटा का सांगोद तहसील का खुर्द गांव है वो किस अधिवास का उदाहरण है, मिश्रित अधिवास। और मिश्रित अधिवास विकसित होने का कारण है वो है पारिवारिक कारण, भाइयों के बंटवारे के कारण, जो बाहर गांव के बाहर अपनी जगह लेके या खेत में रहना स्टार्ट कर देता है। अब बात करते हैं चौथे प्रकार पर, पल्ली या पूर्वा। एक चीज देखिएगा, भारत के बहुत बड़े भूगोलवेता हुए हैं जिनका नाम है R.L. सिंह, पूरा नाम की बात करूं तो रामलोचन सिंह है, जिन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया है ज्यादा।
अपखंडित शब्द दिया है, लेकिन जब हम हमारे सिलेबस की बात करें तो वहां अपखंडित शब्द उन्होंने नहीं लिखा। चलो लेखक ने नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने पल्ली या पूर्वा लिखा है। याद कीजिएगा पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या कहा, अधिवासों की सबसे छोटा जो अधिवास है वो पल्ली कहलाता है, और सबसे बड़ा अधिवास जो था वो था मेगालोपोलिस यानी वृहदनगर। तो वही है ये बात, सबसे छोटा जो अधिवास है पल्ली या पूर्वा, जिसको लिए मैंने कहा था आप ऐसे समझ लीजिए भी एक ढाणी, या यूं समझ लें भी एक ही परिवार की दो चार ढाणी है, एक ही परिवार की जो दो चार ढाणियां हैं उसी को कहा जाता है पल्ली या पूर्वा, यानी एक ही जाति की। तो समझिएगा पल्ली और पूर्वा क्या है। पल्ली या पूर्वा की बात करते हैं तो एक ही जाति की या एक ही परिवार की जो छोटी छोटी बस्तियां होती हैं उन्हीं को पल्ली या पूर्वा कहा जाता है, और उसी को आर.एल. सिंह ने अपखंडित कहा है, फ्रेगमेंट कहा है इसको। अब हम इसकी एग्जैक्ट अगर परिभाषा की बात करें तो आप देखिएगा, एक ही बस्ती हो, एक चीज ये ध्यान रखिएगा, एक ही बस्ती में जो मकान हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। एक ही बस्ती एक ही बस्ती है लेकिन मकान अलग अलग हैं, तो उसी को कहा जाता है पल्ली या पूर्वा या नगला या हेमलेट कहा जाता है उसको। और ध्यान दीजिएगा एक ही जाति या वंश आधारित होती है ये। और आप और इजीली इसको आप पहले बेटा इस चीज को क्लियर कर ले, पल्ली पूर्वा, कंफ्यूज मत होइएगा, मजा लीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा इस टॉपिक के साथ। यानी 4-5 से लेकर, जो ज्यादातर भूगोल वेताओं ने जो मुद्दा कहा है, 4-5 से लेकर 10-12 की जो ढाणी होती है उसी को पल्ली या नगला कहा जाता है। वो 2 घर हो सकते हैं, 2 ढाणी हो सकती है, तो यानी 10-12 तक वाली को ही पल्ली कहा जाता है। ठीक है, तो पल्ली या पूर्वा, और उसी का एक सही जो नाम है वो अपखंडित शब्द हम ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि पल्ली पूर्वा हमने समझने का सबसे छोटा रूप हो गया अधिवास का। तो एक तरीके से प्रकारों की बात करें तो पल्ली या पूर्वा ये सबसे छोटा रूप हो गया, और ये जब दूर दूर है तो हमने उसको परकीर्ण कह दिया, और जब वो पल्ली या पूर्वा बहुत पास पास है हमने उसको सघन कह दिया, और जब कुछ बहुत पास है और कुछ दूर दूर है तब हमने उसको मिश्रित अधिवास कह दिया। तो सबसे छोटा रूप पल्ली से दूर है तो परकीर्ण, ठीक है, पल्ली फिर परकीर्ण, थोड़े थोड़े दूर दूर है, अपने अपने खेत में है भी, ठीक है, और जब बहुत पास है तो सघन हो गया, और दोनों के बीच का है वो मिश्रित अधिवास हो गया। ये उपजाऊ मैदानों में है तो ये खादर भाबर तराई क्षेत्रों में या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के जो मैदान जहां हैं वहां पर इस प्रकार की है। मिश्रित अधिवास की बात करें तो पारिवारिक कारणों से बनते हैं, और कोटा के सांगो तहसील का खुर्द गांव इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। पल्ली या पूर्वा की बात की तो हमने आपको कहा एक ही प्रकार की बस्ती में मकान एक दूसरे से अलग अलग कुछ दूरी पर बने होते हैं, और इसमें जो पल्ली या पूर्वा हमने कहा ज्यादातर है वो एक ही जाति या वंश की ये छोटी छोटी बस्तियां होती है। तो ये था ग्रामीण अधिवासों के प्रकार की बात, 4 प्रकार। तो इस प्रकार हमारा ग्रामीण अधिवास के 4 प्रकार हो गए, और पिछले वीडियो में चैप्टर के और टॉपिक के साथ साथ नगरीय अधिवास के भी 4 प्रकार हमने पढ़ लिए हैं। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।